हेलो स्टूडेंट्स, मैं राजेंद्र सांखला आप सभी का डा 24/7 क्लास 9th एंड 10th में स्वागत करता हूं। इस सेशन में हम ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान कविता के बारे में पढ़ेंगे कि किस प्रकार से एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है, तब उस समय कैसा दुख हुआ होगा उसे। उसकी गहरी संवेदनशीलता के रूप में ऋतुराज ने हमारे सामने यह कविता लिखी है। अब हम इसे इस प्रकार से पढ़ेंगे, हमें ऐसा महसूस होना चाहिए कि हाँ, कन्यादान करते वक्त एक माँ की स्थिति क्या होगी, क्योंकि जब एक माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उस समय उसकी कैसी स्थिति होती है, उसमें किसी प्रमाण की आवश्यकता नहीं है। तो आपकी पुस्तक का नाम है क्या? क्षितिज भाग 2, अध्याय संख्या हमारा 8 है और जिसके लेखक का नाम क्या है? ऋतुराज। ये आपकी पाठ्य पुस्तक है और ये आपके लेखक है जिनका नाम क्या है? ऋतुराज है। इनके द्वारा रचित जो कविता है उसका नाम है कन्यादान। ठीक है, उस जैसे ही हम लोग कन्यादान पढ़ लेंगे फिर हम अभ्यास प्रश्नों की चर्चा करेंगे। जैसे हमने पाठ 1 पढ़ा, उनका जीवन परिचय पढ़ा और कविता भी पढ़ी थी, कुछ 1-2 पद पढ़े भी थे और फिर अभ्यास प्रश्न जैसे चर्चा की थी, वैसे ही हम लोग पूरे अध्याय से, ऐसे नहीं कि इस कन्यादान से पढ़ेंगे, यानी पूरे जीवन परिचय से भी हो सकते हैं, वैसे हो गए थे जीवन परिचय से भी, और पूरी कविता से कुछ अभ्यास प्रश्नों चर्चा करेंगे। जैसे हमने जीवन परिचय में वस्तुनिष्ठ एमसीक्यू की बात करी थी, आज कुछ सब्जेक्टिव की बात भी कर लेते हैं। तो हम लोग जीवन परिचय के साथ साथ ऋतुराज की आज हम क्या पढ़ेंगे? कन्यादान पढ़ेंगे। देखिए, कविता का सारांश यह मैंने जीवन परिचय के साथ में ही बता दिया था, क्योंकि इसीलिए मैंने यहाँ पर दिया इसे वापस से। देखो, क्योंकि यह समझ में आ गया ना हमें, तो आगे जो पद आ रहे हैं 2 और, वह हमें समझने में बहुत ही आसानी हो जाएगी। तो वही इसीलिए मैंने यहाँ पर लिखा है, यानी कि वापस से बता रहा हूँ इसके बारे में। तो कन्यादान कविता में माँ बेटी को स्त्री के परंपरागत आदर्श रूप से हटकर सीख दे रही है, यानी कि जो आदर्श हैं एक परंपरा द्वारा चले आ रहे हैं उसके हट करके, क्योंकि कहा यह जाता है कि स्त्री को हमेशा ससुराल में अबला माना जाता है कि वह किसी पर आश्रित है। लेकिन आजकल क्या है कि प्रत्येक महिला क्या हो गई है? सबला हो चुकी है, वह किसी पर आश्रित नहीं है। आजकल तो ऐसा है कि 2-4 किसी को कुछ कह दो तो भी घर छोड़ने की बात हो जाती है, लेकिन उस समय ऐसा नहीं था जब ऋतुराज ने यह कविता लिखी थी। तो माँ है वह बेटी जो सीख होती, परंपरागत जो आदर्श रूप होती है उससे हट करके कुछ शिक्षा दे रही है। कैसे दे रही है कि बेटी तुम एक लड़की हो, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य क्या है? कुछ चतुर समझदार चालाक होना है, वरना ससुराल में तुझे बहुत सारे कष्टों को सहन करना पड़ेगा। कवि का मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं वे आदर्श के मुलम्मम बंधन होते हैं। कहने का तात्पर्य क्या है? कवि क्या मानना है कि समाज व्यवस्था द्वारा स्त्रियों के लिए आचरण संबंधी जो प्रतिमान गढ़ लिए जाते हैं, यानी कि पुरुषों ने मान लिया कि स्त्रियों का इस संसार में क्या स्थान है, कैसा होना चाहिए, क्योंकि पुरुष हमेशा स्त्री को नीचा दबाने की कोशिश करता है। वो सोचता है कि मैं हूँ कुछ हूँ जो, क्योंकि क्योंकि पहले ज़माने में आपने भी सुना होगा, हमने भी सुना है कि जब जाओ जब पीट लो, जब जाओ जब उसे, मतलब वो कहते हैं ना, एक प्लास्टिक का गुलदस्ता बना के रख लिया जाता। तो वही बात यहाँ कवि बताने की कोशिश कर रहा है। कोमलता गौरव में कमजोरी का उपहास समझ लेते हैं, यानी कि जो पुरुष है ना, वह लड़की को, यानी जो वो कोमल है, सीधी सादी लड़कियां जो होती हैं उसको, उस कोमलता को वो लोग क्या समझ लेते हैं? उसे कमजोरी समझ लेते हैं। इसलिए उसका क्या करते हैं? वो उपहास उड़ाते हैं, उसका मजाक उड़ाते हैं। ये ध्यान रखना, कोमलता के गौरव में कमजोरी का उपहास उड़ाते हैं, यानी उपहास करते रहते हैं महिलाओं का या स्त्रियों का। माँ कहती है लड़की जैसा न दिखाई देना में इसी आदर्शीकरण का प्रतिकार है। बेटी माँ के सबसे निकट और उसके सुख दुख की साथी होती है, इसी कारण से अंतिम पूंजी कहा गया है। कहने का तात्पर्य क्या है? पूरे पाठ में यही है, सबसे अच्छी एक लाइन है जिसका आदर्शीकरण का प्रतिकार है कि माँ कहती है कि बेटा लड़की हो, लड़की जैसा हो, लेकिन लड़की जैसा दिखाई मत देना, मतलब चालाक समझदार होना है आप लोगों को। क्योंकि माँ, ये मैं बता चुका हूँ आपको अच्छे से, आपको बहुत अच्छे से याद भी हो गया होगा। कविता में कोरी भावुकता नहीं बल्कि माँ के संचित अनुभवों की पीड़ा के प्रामाणिक अभिव्यक्ति है, यानी कि इसमें प्रमाण की कोई आवश्यकता नहीं है। इस छोटी सी कविता में स्त्री जीवन के प्रति ऋतुराज जी की गहरी संवेदनशीलता, यानी कि इन्होंने एक बहुत ही छोटी कविता लिखी है, लेकिन स्त्री के प्रति, इस समाज में स्त्री की कैसी दुर्दशा है,
कैसा उनको इस संसार में माना जाता है, पुरुष अपने वर्चस्व को रखने के लिए कैसे स्त्री को दबाने की कोशिश करता है, इसकी गहरी संवेदनशीलता किसको है? ऋतुराज को है। इसी चीज का हमारे सामने यह कविता एक उदाहरण के रूप में आई है। अब आगे देखो, पद पढ़ लेते हैं। यह तो देखो सारांश तो आपको याद होना ही चाहिए, सारांश याद हुआ ना, पद्यांश आप भी गया, यदि वहां से कोई पर्सन भी आ जाता है तो आपको समस्या नहीं आएगी, ध्यान रखना, ठीक है। हाँ, माँ ने कहा, पानी में झांक कर अपने चेहरे पर मत रीझना, आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ क्या कहती है देखो, मतलब कहने का तात्पर्य क्या है कि माँ कह रही है कि बेटा, लड़की को अपने बच्ची को कह रही है जो कन्यादान करते वक्त उसी समय सारी शिक्षा दे रही है, ध्यान रखना कि बेटा कभी भी पानी में झांक कर मत देखना। जिस दिन तूने पानी में झांक कर देख लिया, तुझे अपने गोरे गोरे चेहरे पर तुम्हें क्या हो जाएगा? घमंड हो जाएगा। और घमंड हो जाएगा तो अपने चेहरे पर क्या कह रही है? रीझना मत, यानी कभी भी अपने चेहरे पर क्या मत करना? घमंड मत करना, घमंड मत करना, ठीक है। और घमंड जिस दिन कर लेगी उसी दिन तुम्हारा शोषण होना इस परिवार में शुरू हो जाएगा, ठीक है। कहने का तात्पर्य यही है कि बेटी के माँ कह रही है कि बेटा कभी भी पानी में झांक कर तुम देखना मत। यदि पानी में झांक कर देख लोगी तो तुम्हें अपने चेहरे पर घमंड हो जाएगा और वही चेहरा आपके शोषण का, आपके दुखों का क्या हो जाएगा? शुरुआती हो जाएगी उससे। फिर कहती है आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। माँ कहती है कि जब तुम्हें ससुराल में दबाया जाएगा, आपका शोषण किया जाएगा, बस तुम्हारे लिए एक ही चीज होगी, क्या? मरने की, कि अब तो मैं मर जाऊं, आग में जल जाऊं। तो माँ कहती है वह जो आग है जलने के लिए नहीं है, जलने के लिए नहीं है, केवल वह आग जो है केवल रोटी सेकने के काम आती है। बात समझ में आ रही है ना? यानी कि माँ कह रही है कि जो आग है केवल रोटी सेकने के काम आती है, उसमें जलने मरने के लिए नहीं है। ऐसा मत करना, कभी तुम्हें ऐसा लगे कि इतने सारे दुख मैं कैसे सहन करूंगी। बेटा तुम्हारे समय, अब इस समय जितने दुख हैं, इतने इससे कहीं 100 गुना दुख हमें मिले हैं, फिर हम भी जी रहे हैं, आपको भी पाला है, अब आपका देखो शादी भी हम लोग कर रहे हैं, मतलब बहुत सारे उदाहरण देती है माँ, ठीक है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। माँ कह रही है जिस प्रकार से और स्त्रियां हैं वो भ्रम में रह जाती हैं, कैसे? सुंदर सुंदर वस्त्रों में, सुंदर सुंदर आभूषणों में, इनके शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहने का तात्पर्य क्या है कि जो स्त्री को घमंड होता है, स्त्री को भ्रम में पड़ जाती, वो सुंदर सुंदर कपड़ों के अंतर्गत, गहनों के अंतर्गत, तुम्हें ऐसा भ्रम नहीं पालना है। यदि ऐसा जिस दिन पालने लग गई तो तुम्हें ये माना दुख के ऊपर दुख आता ही जाएगा। फिर तुम्हारे मन में एक चीज आएगी, बस अब तुम मर जाएं, और मरने से ही सारा चीज का निपटारा नहीं होता है, ये भी तुम्हें ध्यान रखना होगा। कहने का तात्पर्य क्या है? माँ कहती है कि बेटा कभी भी पानी में झांक कर तो देखना ही नहीं है तुम्हें। जिस दिन तुमने पानी में झांक लिया तो आप अपने चेहरे को देख लेंगे, क्योंकि आप पर्दे में रहोगी हमेशा, और पर्दे में रहोगी तो मिट्टी भी नहीं लगेगी, मिट्टी ही नहीं लगेगी तो तुम वैसे सुंदर तो हो ही, और भी सुंदर बन जाओगी। और जिस दिन पानी में अपने चेहरे को देख लिया तो यही चेहरा आपके दुखों का कारण भी बन जाएगा। क्योंकि कहा जाता है ना, सभी गुण किसी भी लड़की में नहीं होते हैं। यदि सभी गुण हो किसी लड़की में तो फिर वो किसी को कुछ भी नहीं समझेगी, ध्यान रखना। क्यों? मतलब कहते हैं ना, कोई लड़की सुंदर है तो उसके पास फिर ज्ञान की कमी है, पढ़ाई कमी है, किसी के पास पैसा है तो किसी के पास सूरत नहीं है, सूरत नहीं है तो पैसा है। तो कहने का तात्पर्य क्या है? बहुत सारी चीजें हैं यहाँ पर। तो वही बात माँ कह रही है अपने बच्चे, क्योंकि माँ को पता है मेरी स्थिति परिस्थिति कैसी, मेरी बच्ची सियानी भी नहीं है, समझदार भी नहीं है, लेकिन फिर भी मुझे शादी करनी पड़ी। अरे बच्ची तो अभी समझदार कहाँ है, केवल उसे सुखों का महसूस कर सकती है, वो दुखों को महसूस नहीं कर सकती। जब दुखों को महसूस नहीं कर सकती, दुखों को बांचना नहीं आता, जब दुखों को उन्हें कहना नहीं आता, तो मैं बच्ची की शादी क्यों करूं? लेकिन मेरी परिस्थिति ऐसी है, वो सब शिक्षा अपनी पुत्री को दे रही है कि ऐसा ना हो कहीं मेरी बेटी को भी ये सब दुख सहन करना पड़े। ठीक है, तो पानी में झांक कर मत देखना, क्योंकि अपने चेहरे पर मत रीझना, क्योंकि जब तुम पानी में देख लोगी तो आपका चेहरा तुम्हें दिखाई देगा और बहुत सुंदर चेहरा है आपका, तो आपको अपना रीझना मतलब घमंड हो जाएगा, अभिमान हो जाएगा। घमंड कैसा भी हो बुरा ही होता है हमेशा।
आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए। अब माँ क्या कह रही है कि जब तुम्हें ससुराल में बहुत सारे दुख आएंगे तो तुम्हें खुदकुशी करने का, मरने का विचार आएगा और तुम क्या करोगी, आग लगा लोगे अपने आप, उस आग में जल जाओगी। फिर माँ कहती है कि बेटा केवल आग जो होती है ना वो केवल रोटी सेकने के लिए होती है, उसमें जलने मरने के लिए नहीं है। ऐसा कदम गलत मत उठाना। क्यों? क्योंकि बेटी जो होती है वो माँ की अंतिम पूंजी मानी गई है। वस्त्र और आभूषण शाब्दिक भ्रमों की तरह बंधन है स्त्री जीवन के। कहने का तात्पर्य क्या है, जो और स्त्रियां वस्त्रों पर और आभूषणों पर भ्रम कर लेती हैं, घमंड कर लेती हैं, तुम इन भ्रमों में मत रहना, वरना ऐसा भ्रम पाल लोगी तो फिर जीवन में दुख ही दुख आएंगे, फिर तुम्हें मरने के और कोई रास्ता दिखाई नहीं देगा। प्रसंग देख लीजिए। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक क्षितिज भाग 2 के अंतर्गत ऋतुराज द्वारा रचित कन्यादान नामक कविता से अवतरित है। इस पद्यांश में कवि ने विवाह के समय बेटी को माँ की ओर से शिक्षा दी है और उसे सचेत किया है। यानी कि देखो क्या क्या लिखना है, प्रसंग में क्या क्या लिखना है वो ध्यान रखना। एक तो हमें लिखना है पुस्तक का नाम, तो पुस्तक का नाम हमारा क्या है, क्षितिज भाग 2, ठीक है। फिर हमें लिखना है लेखक का नाम, तो लेखक का नाम क्या है अभी, ऋतुराज जी है। फिर हमें लिखना है जिस कविता से वह लिया गया है, तो कविता कौन सी अभी, कन्यादान है। बस ये हमें ध्यान में रखना है, ठीक है। अब भावार्थ देख लीजिए। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि ने बताया है कि माँ अपनी लड़की को कन्यादान के समय समझाते हुए कहती है कि पानी में देखकर अपने चेहरे की सुंदरता पर रीझना मत, अर्थात अपने चेहरे को निहारते ही नहीं रहना है और अपनी सुंदरता और बनावटी श्रृंगार को शुद्ध कर लेना भी, बनावटी श्रृंगार की ओर ध्यान नहीं देना है, की ओर ध्यान नहीं देना है, क्योंकि वही चेहरा तुम्हारी कमजोरी बन सकता है, उससे सावधान रहना है। कमजोरी कैसे कहते हैं, लड़की का चेहरा देख करके आजकल तुम्हें अच्छे समझ में भी आ रहा है, आजकल तुम जितनी खबरें पढ़ते हो वो खबरें भी आपको समझ में आ रही हैं अच्छे से, कि अपने चेहरे को जब पानी में देखोगी तो रीझ जाएगी, तुम्हें क्या हो जाएगा, घमंड हो जाएगा, और वही घमंड आपका क्या बन सकता है बेटा, कमजोरी बन सकता है। इसलिए वो क्या कह रही है, हमेशा सावधान रहने की कोशिश करने के लिए वह उसे क्या कर रही है, अभी सचेत कर रही है। तो हमें यही बताने की कोशिश यहाँ किया गया है। कहने का तात्पर्य क्या है कि जब लड़की का कन्यादान करती है माँ, तो उन्हें यही सचेत करने के लिए कि बेटा अपने चेहरे को देखना मत और ज्यादा उस पर रीझना मत। माँ अपनी बेटी को समझाती हुई कहती है कि आग केवल रोटियां सेकने के लिए नहीं है, रोटियां सेकने के लिए होती है, उसमें जलकर मर जाने के लिए नहीं होती। कहने का तात्पर्य क्या है, माँ कह रही है कि बेटा यह जो आग है ना, यह केवल रोटियां सेकने के लिए होती है, ठीक है। हाँ, इसमें यानी कि जब आप अपने चेहरों पर रीझ जाओगी, घमंड कर लोगी, तो आपकी कमजोरी वही हो जाएगी, तो लोग तुम्हें दुख देंगे, शोषण करेंगे तुम्हारा, और फिर तुम क्या सोचोगी, मरने का सोचोगी। मरने के लिए सोच लोगी जब मरने को सोच लिया है तो फिर क्या बचेगा, कुछ नहीं बचेगा। फिर तुम्हें वो आग जो रोटी सेकने के लिए काम आती है ना, वह केवल जलने के लिए काम आएगी तुम्हारे। तो ऐसा कभी गलत कदम उठाना नहीं है। ऐसा माँ इसलिए कहती है कि ससुराल में ऐसे बहुत से कष्ट आते हैं कि मरना ही एक रास्ता दिखता है। क्योंकि माँ ने यह सब भोगा है, इसलिए माँ अपनी बेटी को जीवन जीने का मार्ग दिखा रही है कि ससुराल में कैसे जीवन जिया जाता है। कहने का तात्पर्य यहाँ यही है क्या, कि जब ससुराल जाओगी आप तो वहां आपका शोषण होगा, और जब शोषण होगा तो आपको मरने के सिवा कुछ दिखाई नहीं देगा। अब मरने के लिए कुछ दिखाई नहीं देगा तो केवल जो आग है, वह जो रोटियां सेकने के लिए काम आती है, केवल वही जलने के तुम्हारे विचार आएगा, क्योंकि मैं इसमें जलकर मर जाऊं। बात समझ में आ रही है? मतलब कहने का मतलब यहाँ यही है, कहने का मतलब यहाँ यही है, ठीक है। तो आपको ध्यान रखना है हमेशा, जब माँ अपने चेहरे पर, माँ ने कहा कि मुझे ससुराल में इतने कष्ट आए, तो आपको बहुत सारे कष्ट आएंगे। यहाँ पर इतने सारे जब कष्ट आएंगे तो तुम्हें जो रोटियां सेकने जो आग होती है, वो मरने के लिए तुम्हें सुझाव देगी, तुम्हें खींचेगी, और तुम कहोगी मैं तो मर जाऊं तो बहुत अच्छा रहेगा।
लेकिन यही कारण है माँ उन्हें बार बार शिक्षा इसीलिए दे रही कन्यादान करते वक्त कि तुम सचेत रहो कि तुम्हें मरना बिल्कुल भी नहीं है, तुम्हें कठिनाई से जीना है और कठिनाइयों का सामना करके जीते रहना है। आगे माँ कहती है कि नारी जीवन को भ्रम में डालने वाले अनेक प्रकार के वस्त्र और आभूषण होते हैं। ये सब शब्दों की तरह भ्रम है। जिस प्रकार से एक शब्द के बहुत सारे अर्थ होते हैं, उसी प्रकार नारी जाति को भ्रम में डालने के लिए बहुत सारे वस्त्र और आभूषण होते हैं। यानी कि नारी को ऐसे वस्त्र, सुंदर सुंदर आभूषण होते हैं, क्योंकि वो कहते हैं ना कि लड़की का जो आभूषण होता है वो गहना माना जाता है, वस्त्र माने जाते हैं, गहना ही होता है। कहते हैं ना कि उसके पास तो सोने का है, ये है। अब बहुत सारे होते हैं बेटा। आप लोग जैसे आगे जब जीवन जियोगे तो आप लोग देखते भी होंगे, आप लोगों ने नहीं देखा होगा तो जैसे कोई सीरियल, नाटक, मूवी जो भी आती है एक्सपायर आपने देखा भी होगा, तो उसमें भी यही चीज़ें दिखाई जाती हैं। ठीक है। लेकिन माँ कह रही है जो भ्रम है ना आपके आभूषण और वस्त्र हैं, उनमें आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। यही भ्रम आपका बहुत बड़ा आपकी कमजोरी का कारण होगा। ये सब नारी को धोखा देने वाली वस्तुएं हैं, इन सभी से तुम्हें बचना है। ये सब नारी जीवन के बंधन है। क्या कह रही है माँ? देखो, माँ कह रही है, पहले तो कह रही है कि अपने चेहरे को मत देखना। अपना चेहरा जिस दिन देख लोगी तो उसमें रीझना पड़ेगा तुम्हें। क्यों? क्योंकि चेहरा आपका बहुत सुंदर है, और सुंदर है तो आपको घमंड होगा, घमंड हो जाएगा तो यही आपका क्या हो जाएगी? कमजोरी बन जाएगी। यानी चेहरे पर रीझना नहीं, और चेहरे पर रीझोगे जब आप पानी में चेहरा ही नहीं देखोगे तो आपको पता कैसे चलेगा आपका चेहरा कैसा है। ठीक है। फिर माँ कहती है कि तुम्हें है ना केवल आग का प्रयोग करना है। वह आग का प्रयोग केवल रोटी सेकने के लिए प्रयोग में लेना है, उस आग में जलना बिल्कुल भी नहीं है। फिर कह रही है कि एक स्त्री के जो बंधन हैं, विवाह के बाद जो बंधन होते हैं वो क्या होते हैं? सुंदर सुंदर गहने होते हैं, प्लस में वस्त्र होते हैं सुंदर सुंदर। ये दोनों चीजें एक ऐसे भ्रम हैं जो स्त्री को हमेशा भ्रम में डाले हुए रहते हैं, और तुम्हें इन भ्रमों में बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। इन भ्रमों में यदि तुम पड़ गई तो तुम्हारे जो जीवन का है ना, यही क्या हो जाएंगे? बंधन हो जाएंगे, और यही तुम्हारी कमजोरी हो जाएगी, और यही तुम्हारे शोषण का भी कारण बन जाएगा। आगे देखो, अंतिम पद है आपका। माँ ने कहा लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। देखो कितनी अच्छी पंक्ति। माँ ने कहा लड़की होना लेकिन पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। माँ क्या कह रही है कि तुम लड़की हो, लड़की जैसे ही रहना, पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य क्या है? तुम सीधी हो, कोमल हो, सरल हो, लेकिन इसके साथ साथ में तुम्हारे पास चालाकी का गुण, समझदारी का गुण, समझदारी के गुण, ये गुण भी होने चाहिए, वरना तुम्हें ससुराल में बहुत सारे दुख आएंगे, तुम्हें जीने नहीं दिया जाएगा, वहां तुम्हारा प्रत्येक व्यक्ति शोषण करेगा। वरना तुम इस संसार की परिस्थितियों के अनुसार तुम्हें जीना है, तुम्हें चालाक बनना है, तुम्हें समझदार रहना है। जैसी जहां बात बने उस हिसाब से अपना जीवन बिताना है। प्रस्तुत पंक्तियों में कवि बताता है कि माँ अपनी बेटी को समझाते हुए कहती है कि तुम लड़की बने रहना पर कभी लड़की की तरह दिखाई मत देना। अर्थात तुम सदैव सजग और सचेत रहना, समाज में हो रहे परिवर्तनों को अच्छी तरह समझना है। इस संसार में रहने के लिए थोड़ा चालाक बनना है, क्योंकि यह संसार बहुत ही क्या है? निर्मम है। ये क्या लिखा हुआ है? बहुत ही निर्मम है। निर्मम का मतलब क्या है? बहुत ही, मतलब निर्मम एक रहस्य होता है। निर्मम तो क्या होता है? एक रहस्य होता है, मतलब बहुत सारे हम ये कह सकते हैं कि निर्मम का मतलब हम कह सकते हैं कि अत्याचार। यानी यह संसार है जो स्त्रियों में बहुत सारे क्या करता है? अत्याचार करता है। जो किसी को दुख भी है ना, तो उसके दुख को अपने, काफी लोग तो ऐसे होते हैं, मीडिया जैसे लोग तो अपने व्यवसाय का कारण बना लेते हैं। काफी लोग ऐसे होते हैं कि दूसरे को दुख को देकर
खुद की खुशी उसमें ढूंढते हैं। तो यह सब बातें माँ बताने की कोशिश कर रही है कि लड़की रहना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। कहने का मतलब चालाक होना, समझदार होना, संसार में जो परिवर्तन होने, आपके जो ससुराल में जैसा परिवर्तन है उसके अनुसार आपको ढलते रहना है, समझदार बनना है। अब देखो, ये आगे आपके अभ्यास प्रश्न। अब आपका जो आपकी कविता है, कविता का नाम क्या है? कन्यादान। कन्यादान आपको कितना समझ में आया? अब ये आपके विषय वस्तु जिसे हम डेस्क्रिप्टिव कहते हैं लिखना पड़ेगा। ऑब्जेक्टिव हमारे पहले पार्ट में हो गए तो आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गए। अब आप करते हैं डेस्क्रिप्टिव विषय वस्तु प्रश्न, आपको लिखना पड़ेगा। आपके विचार से माँ ने ऐसा क्यों कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना? क्यों कहा ऐसा? बताइए जल्दी से, क्या होगा आपका आंसर? फटाफट बता दीजिए क्या होगा आपका आंसर इसका। सोचो एक बार क्या होगा, फिर मैं इसका आंसर बता देता हूं आप लोगों को। सोचो एक बार क्या हो सकता है इसका आंसर। यानी कि मां कहती है ना कि लड़की होना पर लड़की जैसा दिखाई मत देना। ऐसा मां क्यों कहती है? क्यों कहती है? क्योंकि यह संसार बहुत ही निर्मम है, अत्याचारी, अत्याचार करने वाले यहाँ बहुत सारे अत्याचारी हैं। यानी कि हमेशा लड़की के चेहरे को देख करके उस पर बहुत सारे लोग ऐसे करते हैं, शोषण कर बैठते हैं। तो इसलिए माँ ऐसे कहती है कि तुम समझदार होना, चालाक है भी होना, और संसार में जो परिवर्तन हो रहे हैं उन परिवर्तनों के अनुसार बदलते रहना है। मेरे विचार से, आप अपने विचार से बताना है, ध्यान रखना। आप अपने शब्दों में भी लिख सकते हैं। आपके दिमाग में कुछ अच्छा उपज रहा है, कल्पना के द्वारा अच्छे मतलब शब्द आ रहे हैं, तो आप अपने अनुसार आंसर दे। क्यों? आप अपने विचार से कह रहा है कवि, यानी कि यहाँ प्रश्न दे रहा है, कवि कह रहा है आप अपने विचार से बताना है कि माँ ने ऐसा क्यों कहा। तो मेरे विचार से लड़की की माँ ने ऐसा इसलिए कहा होगा कि लड़की होना पर लड़की जैसी मत दिखाई देना, ताकि लड़की अपने गुणों के कारण भोली भाली और सीधी सादी नजर आती है। जिन गुणों के कारण वह सरल नजर आती है, वह उन गुणों को बनाए रखे, लेकिन वह इतनी कमजोर और सरल भी न हो कि सीधी लड़की समझकर ससुराल के लोग उसका शोषण करें। मतलब सीधा गुण है, आप सीधे रहो। कौन कहता है सीधे नहीं? सरल रहो। सभी सीधे हैं आज के जमाने में, सभी सरल हैं, लेकिन इतने सीधे मत बनो कि चाहे जो शोषण कर ले आपका। मतलब कहते हैं ना कि बचपन में आपने देखा होगा, बचपन की याद करें कि मान लो LKG UKG सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ क्लास, कोई सी क्लास याद कर लो जिस समय किसी लड़के ने आपको पीटा होगा या आपने पीटा होगा किसी को। दोनों में से एक हो गया तो किसी ने पीटा हो गया, पीटा होगा, दोनों में से एक तो काम किया होगा। तो आप सोच लो कि उस समय क्या गलती आपकी थी? वो सीधा था इसलिए आपने उसे पीट डाला, या आप सीधे थे इसलिए किसी ने आपको पीट डाला। तो यहाँ किसके मतलब कह रही है? यहाँ माँ अपनी बच्ची को कह रही है कि तुम सीधी सादी लड़की हो, सरल हो, कोमल हो, लेकिन इतनी भी कोमल मत रहना कि चाहे जो आपका शोषण करे। तुम्हें समझदार होना है, उनके परिवर्तनों के अनुसार तुम्हें बदलते रहना है। वह ससुराल में सोच समझकर अपना जीवन साहसपूर्वक बिताए और कठिनाइयों का साहसपूर्वक मुकाबला करे। यह संसार निर्मम है, अत्याचारी है, उसे भी साहस के भले भांति समझे। यानी साहस के भले भांति, साहस से, यानी कि उसे भी साहस के साथ भले भांति समझे। यानी कि कहने का तात्पर्य मेरा एक ही है, कवि का भी एक ही है, हमेशा समय के अनुसार तुम्हें बदलते रहना है। लोग जिस प्रकार से परिवर्तन हो रहे हैं, जिस प्रकार से बदल रहे हैं, तुम्हें भी उन चीजों को सीखना है। भाई एक बार ठोकर मिल जाएगी, एक बार गलती हो जाएगी, दोबारा गलती नहीं होगी आपकी। तो वही लेखक ने कहने की कोशिश किया है। आगे देखो, प्रश्न नेक्स्ट आ चुका है, जल्दी से इसका आंसर दे दीजिए। आप पढ़ भी लिया होगा, मैं भी पढ़ करके एक बार देख लेता हूं, तो आप भी पढ़ें और इसका आंसर देने की कोशिश करें। आग रोटियां सेकने के लिए है, जलने के लिए नहीं। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है? माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा? दोनों आंसर देना है आप लोगों को। एक तो ये है कि इन पंक्तियों में समाज में स्त्री किस स्थिति की ओर संकेत किया गया है, और दूसरा माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा है। यानी कि इसके आधार पर बताना है कि रोटियां सेकने के लिए हैं लेकिन जलने के लिए नहीं है। एक बार सोचो, पहले का आंसर दो जल्दी से। इन पंक्तियों में समाज में स्त्री किस स्थिति की ओर संकेत किया है? इस स्थिति की ओर यदि मैं कहूँ, आप अपने अनुसार बताना है कि जब आप ससुराल जाओगे या इस समाज में किसी भी समाज में रहोगे तो आपको बहुत सारे कष्ट आएंगे, क्योंकि सुख तो हो ही नहीं सकता।
सुख तो बहुत कम होता है, कोई व्यक्ति हो किसी प्रकार का, चाहे किसी पैसा है या पैसा नहीं है, सुख तो है 2 दिन का, दुख आपको एक वीक में 7 दिन का मिलता है ना। तो कहने का तात्पर्य क्या है, यहाँ स्त्री की ओर संकेत करना है आप लोगों को, ठीक है। दूसरा है माँ ने बेटी को सचेत करना क्यों समझा, तो देख लीजिए इन पंक्तियों में समाज में स्त्री की स्थिति किस ओर संकेत किया गया है, उसका आंसर देख लीजिए। इन पंक्तियों में समाज द्वारा स्त्रियों पर किए गए अत्याचारों की ओर संकेत किया गया है। नारी का जीवन कष्टों से भरा होता है, वह ससुराल में घर गृहस्थी का काम संभालने के साथ साथ सभी के लिए रोटियां पकाती है, फिर भी उसे बहुत अत्याचार सहना पड़ता है। यानी आप लोग भी खुद जानते हैं, यदि आपके घर में बड़े भाई, यानी आपके घर में किसी की शादी हुई है, जब वो लड़की आती है ससुराल में, तो आपका सभी का काम करती है, तुम्हारे सभी के लिए खाना भी बनाती है, कपड़े भी साफ करती है, आंगन बोरा भारी पोछा जो सब कार्य करते हैं, लेकिन फिर भी आप लोग है ना उसके ऊपर वो कहते हैं ना कि उस्ताद जो कहते हैं ना कि ऐसा क्यों नहीं करो, ऐसा क्यों नहीं, मतलब आप लोग सभी देखते हैं। आप लोग ऐसा नहीं देखते होंगे तो आप लोग सीरियल में देखो, वो भी सच्चाई है। प्रत्येक परिवार में जो सीरियल चलते हैं आजकल, जितने भी चलते हैं, नाम बताऊं, देखो आपने देखा होगा कुमकुम भाग्य भी देखा होगा, ससुराल सिमरन का भी देखा होगा, जो चलते रहते हैं प्रत्येक घर में, यानी जहां भी देखो ना ये चीजें तो चलती ही रहती हैं। मूवी देखी होगी, उनमें सभी में यही चीजें चलती रहती हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट है, कभी कभी ऐसा समय आता है कि उसी अग्नि में उसे जला दिया जाता है या खुद इन अत्याचारों से परेशान होकर अग्नि में खुद को सौंप देती है। यानी कि जिन सभी के लिए जिन आग पर वह रोटियां सेकती है, उसी आग में उसे जलना पड़ता है या लोग या ससुराल के लोग उसे जला दिया जाता है। क्यों? क्या तो वो पसंद नहीं आती, या उसका पैसा नहीं दिया होगा, दहेज नहीं मिला होगा, या कोई भी कारण हो सकता है। आज के जमाने का कोई पता नहीं क्या कारण हो सकता है, किस कारण से उन्हें दुख दिया जाता है। ऐसा कोई कह ही नहीं सकता कि यह है दुख है आपका, यह कारण हो सकता है आपका, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, मां ने बेटी को सचेत करना क्यों जरूरी समझा। सचेत करना क्यों समझा? मां ने बेटी को सचेत करना इसलिए जरूरी समझा क्योंकि लड़की अभी सियानी नहीं थी। पूरा का पूरा पद्यांश लिख लो। अभी वह इतनी भोली सरल थी कि उसे सुख का आभास होता था लेकिन दुख को बांचना नहीं आता था। पीठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, ठीक है, कुछ लयबद्ध पंक्तियों के साथ में। ये पूरा पद लिख देना बस आप लोगों जो का त्यों, कोई बात नहीं, नीचे वाला लाइन भी नहीं दिखाया तो कोई भी वैसे भी आप लिख सकते हैं, कोई जरूरी नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश, ये आगे उसके, जैसे आपने मान लो इसके नीचे वाले लाइन लिखे ना आप लोग, नीचे वाली लाइन भी देखें तो धुंधले प्रकाश की, तो यही है सेम। पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, यह लाइन अब है। कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों को पढ़कर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए। यानी जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है, जो छवि आपके सामने, यानी कि आपके अनुसार जितने भी प्रश्न दिए ना, अभ्यास प्रश्न, वो कवि आपके अनुसार पूछ रहा है, आपके विचारों के अनुसार पूछ रहा है। कवि के विचार नहीं पूछ रहा, वो आपके विचारों के अकॉर्डिंग। यानी पाठिका थी वह धुंधले प्रकाश की, कुछ तुकों और कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। यानी कोई बच्ची है, तुम भी बच्चे हो, कक्षा 10, कक्षा 7 या कक्षा 8 या कक्षा 6 की 5वीं कोई सी कक्षा की बात करो, क्या आप पूरी आज जैसे हम पढ़ रहे हैं कक्षा 10 में, प्रत्येक शब्द का अर्थ पहले जानते थे क्या? नहीं। क्या पहले प्रत्येक शब्द को आप एक एक लाइन टू लाइन सीधे सरल ढंग से पढ़ सकते थे क्या? नहीं पढ़ सकते थे, नहीं पढ़ सकते थे ना। तो आप कुछ जोड़ तोड़ करके लेख के साथ पढ़ सकते थे, है ना। तो बताइए शब्द उभर कर आए, क्या कारण है इसका, बताइए जल्दी से। 1 सेकंड मतलब 10 सेकंड ले लो आप मेरे से। तो पाठिका थी वह धुंधले प्रकाशी, कुछ तुकों कुछ लयबद्ध पंक्तियों की। इन पंक्तियों पर लड़की की जो छवि आपके सामने उभर कर आ रही है उसे शब्दबद्ध कीजिए, उसके बारे में आपको लिखना है अपने विचारों से। बताइए जल्दी से क्या होगा आपका आंसर, फटाफट बता दीजिए अब। कुछ विचार किया, आया कुछ दिमाग में, आया या नहीं आया? पहले ईमानदारी से बताओ, आया या नहीं आया, सोचो एक बार। 5 सेकंड है आपके पास, चलो देख लीजिए। कविता की इन पंक्तियों से लड़की की कुछ विशेषताएं सामने आती हैं जो निम्नलिखित हैं।
वह अभी किसी उच्च प्राथमिक स्तर तक की पढ़ने वाली छात्रा ही है और उसकी उम्र भी कम है। यानी मैंने बताया ना, पाठिका थी, वह बच्ची थी, अभी प्रत्येक शब्द को वह समझ नहीं पाती थी। वह अपने भावी जीवन की कल्पनाओं में खोई हुई है। यानी भावी जीवन की, कैसा मेरा भविष्य होगा। कहते हैं सपने सब लेते हैं, चाहे बच्चा हो चाहे कोई भी हो, सपने लेने का सभी का हक है और उसे पूरा आप लोग स्वयं करते हैं नहीं करते, स्वयं को करना पड़ता है उन सपनों को पूरा। क्यों? सपना लेना सभी का हक है, लेकिन उनको पूरा करना आपका खुद का काम है। ठीक है, तो यही है कि एक तो छोटी बच्ची थी, वो छोटी किसी उच्च प्राथमिक कक्षा में पढ़ती होगी, तो प्रत्येक कविता के शब्द को अर्थ वह नहीं जानती थी और अपनी सपने यानी नई नई कल्पनाओं में भी वह खोई हुई रहती थी। कैसा मेरा जीवन हो, कैसा मेरा मतलब शादी होगी तो कैसे मैं, मतलब बहुत सारे सपने होते हैं, बताने की आवश्यकता नहीं है। वह जीवन की सच्चाइयों से अनजान है, क्योंकि बच्ची है तो जीवन में कैसी कैसी कठिनाई। तुम कहते हो ना यार, मैंने सोचा नहीं था मेरे जीवन में ऐसा होगा, कहते हो ना आप लोग, मैंने सपने में नहीं सोचा था ऐसा होगा मेरे साथ। तुम कहते हो, नहीं कहते, अभी भी तुम कहते हो ये बात, तुम तो बच्चे हो ना, तो अभी तुम कहते हो ना यार ऐसे हमने सोचा नहीं था मेरे साथ ऐसा हो सकता है। समाज, घर गृहस्थी आदि के काम की उसे जानकारी नहीं है कि ससुराल में कैसे दिनचर्या चलती है, और अभी उसे पता ही नहीं है। जैसे मान लो कोई बच्ची है, आजकल क्या होता है कि सरकार ने तो बंद कर रखा है कि 18 साल से कम की उम्र की लड़की की शादी नहीं होनी चाहिए, लेकिन स्थितियां परिस्थितियां माँ बाप की ऐसी होती हैं कि उन्हें शादी करनी पड़ जाती है। अब शादी करने पड़ जाती है तो बच्चों को क्या पता कि ससुराल में कैसे रहते हैं। उन्हें इतना ही ज्ञान नहीं है कि दुख आ रहा है तो उस दुख को मैं बताऊं, कैसे बताऊं अपनी माँ को। जब इतना ही कुछ उसे समझदारी नहीं है तो फिर वो कैसे ससुराल में अपना उनके अनुसार जी सकती है वो। लेकिन आजकल कहते हैं ना कि लोग एक दूसरे का देखकर सीख जाते हैं। बच्चियां हैं भाई, उनको अपनी बेटी समान यदि आप लेकर आ रहे हो, तो मैं तो यही मानता हूँ, कोई भी बच्ची हो, किसी की कहीं पे भी शादी हो, तो बस जिससे शादी हो रही है ना, वह सब कुछ छोड़ के आपके पास आ रही है, तो उसे कभी दुख मत देना। भगवान तुम्हें खुश रखेगा, ध्यान रखना, ईश्वर है, ध्यान रखना, बस उसे हमेशा खुश रखने, जितना आपके पास है उतना उससे ही उसे खुश रखने की कोशिश। समझदार हो आप, उसे भी समझदार बनाने की कोशिश, यदि वो समझदार है तो आपको बनाने की कोशिश करेगी। कहते हैं ना, वो आपको भी संभालती है, आपको भी समझाती है, समझाने की कोशिश करती है, अपने बच्चों को भी, अपने पूरे घर को भी संभालने की कोशिश करती है, और जो सास ससुर होते हैं उन्हें भी वह खुश रखने की कोशिश होती है, और देवर जो भी होते हैं XYZ, उन सभी के लिए वह बताया गया है ना कि आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, उसमें जलने के लिए ही नहीं। यानी आप सभी के लिए वह रोटी बनाती है उस आग में। एक दिन तुम ही उसे आग में उसे जला देते हो, या वह खुद उसमें जल जाती है। क्यों भाई, क्या कारण है? तो यही सबसे बड़ी बात है। ठीक है, आप लोग फिर देखो, वह सीधी सादी लड़की है जो यह नहीं जानती कि बहुओं के नाम पर कैसे कैसे बंधन डाले जाते हैं और उस पर कई तरह के अत्याचार भी किए जाते हैं। यानी कि वह सीधी सादी लड़की है जो यह नहीं जानती कि बहुओं के नाम पर कैसे कैसे बंधन डाले जाते हैं और उस पर कई तरह के अत्याचार भी किए जाते हैं। यानी कि कहने का तात्पर्य क्या है, तुम सीधी हो, सीधी ही रहना हमेशा, लेकिन तुम्हें यह नहीं पता ससुराल में किस प्रकार से जिया जाता है, तुम्हारे ऊपर बहुत सारे अत्याचार होंगे। वह निर्मम यानी अत्याचारी संसार से क्या है, अनभिज्ञ है। अनभिज्ञ यानी जानकार नहीं है, यानी कि तुम इस अत्याचारी संसार से क्या हो, माँ भी कहती है तुम इस अत्याचारी संसार से क्या हो, अनभिज्ञ हो, तुम इस संसार के बारे में बिल्कुल भी नहीं जानते हो, इसलिए तुम्हें क्या करना है, समझदार बनना है। नेक्स्ट बताइए, माँ को अपनी बेटी अंतिम पूंजी क्यों लग रही है? माँ को उसकी बेटी जो है वह अंतिम पूंजी क्यों लगती है? जैसे कि मान लो मैं सब कुछ इतना कमा रहा हूँ और मैं किसी व्यवसाय में सारा पैसा लगा दूँ, तो मेरी अंतिम पूंजी तो वही है ना, व्यवसाय है। ऐसे ही इस प्रकार से ही माँ की जो बेटी होती है ना, वही अंतिम पूंजी मानी जाती है। कि माँ जब अपनी बेटी को जन्म देती है तो उसे लाड प्यार से, बहुत सारे गुणों से उसे धीरे धीरे बड़ा करती है, और एक दिन ऐसा आता है कि उसे वह कन्यादान करना पड़ता है। माँ को जो यदि कोई दुख भी होगा ना, बीमारी में कैसी भी, तो वह अपनी बेटी को 100% बताएगी, ध्यान रखना। और बेटी को जो दुख होगा ना, वह अपनी माँ को बताएगी। कोई 5-4% ही हो सकता है कि माँ अपने बेटे को बताए। बच्चे भी कुछ अच्छे होते हैं, आप अच्छे बनने की कोशिश करना, बस मैं तो इतना ही कहता हूँ। चाहे आप लड़की हो चाहे आप लड़के हो, आप अपने माता पिता को हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, और लड़के हो तो आपकी जिससे शादी हो तो उसको खुश रखने की कोशिश करना। बस 3 चीजें आपके पास। और बड़े बूढ़ों को तो कोई भी हो, चाहे आपके सास ससुर हो चाहे आपके माता पिता, उनको तो हमेशा ही खुश रखना है। ये चीज सीख ली ना आप लोगों ने,
देखो 3 चीजें सीखना, कभी माता पिता के उम्र के जितने व्यक्ति हैं उनको हमेशा खुश रखने की कोशिश करना, दूसरा सास ससुरों को खुश रखना, और कभी किसी दूसरों का बुरा मत सोचना, सोचना ही नहीं है, करना नहीं, सोचना ही नहीं है। फिर आप लोग पता ही नहीं चलेगा कब कौन से जीने पे चढ़ गए, कितना पैसा कहां से आएगा आपको पता ही नहीं चलेगा, कब आपकी अच्छी नौकरी लग गई, कब IAS RAS बन गए आप लोग। ठीक है, ये आपको तो अंतिम पूंजी क्यों लग रही है अभी। संसार में हम सब देखते हैं कि माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है, माँ अपनी बेटी के सबसे निकट होती है, वह अपने सभी सुख दुख अपनी बेटी के साथ बांटती है, वह उसे एक पूंजी की तरह बड़ी करती है और संस्कार देती है। जिस प्रकार से व्यक्ति अपना सारा जीवन धन दौलत कमाने में लगाता है, उसी प्रकार माँ अपना पूरा जीवन बेटी को संस्कारी बनाने में लगाती है। जैसे इंसान सोचता है कि मैं बहुत सारा पैसा कमाऊं, मेरे बच्चे खुश रहे, मेरा परिवार खुश रहे, ऐसा ही कार्य माँ अपनी बेटी को संस्कारी बनाते बनाते उसे क्या करती है, गुण देते देते उसे क्या करती है, बड़ी करती है, इसीलिए वह उसे भी अपनी अंतिम पूंजी लगती है। इसलिए माँ का लगाव बेटी के साथ बहुत बढ़ जाता है, इसलिए उसका कन्यादान करते समय उसे ऐसा लगता है मानो उसका सब कुछ जा रहा हो, उसे अपनी बेटी अंतिम पूंजी के समान लगती है। जब माँ अपनी बेटी का कन्यादान करती है तो उसे ऐसा लगता है कि मेरा सब कुछ गया, तो वह उसे, जैसे कोई व्यक्ति, मैंने बताया ना, अभी समझाया ना कि बहुत सारा पैसा कमा कर मैं सारा पैसा किसी व्यवसाय में लगा दूं तो मेरी अंतिम पूंजी वही होगी। ऐसे ही माँ के लिए बेटी ही अंतिम पूंजी मानी गई है, यहाँ कही गई है। माँ ने बेटी को क्या क्या सीख दी, क्या क्या सीख देती है माँ बेटी को, अब कविता के अनुसार बताना है आप लोगों को। बताओ क्या क्या सीख दी। कि कभी भी जल में या पानी में अपना चेहरा मत देखना, चेहरे पर रीझना मत। दूसरा, आग रोटियां सेकने के लिए होती हैं, उसमें जलने के लिए नहीं होती हैं। तीसरा, जो वस्त्र और आभूषण है, जो स्त्री के बंधन होते हैं, उन सब में आपको पड़ना नहीं है। माँ अपनी बेटी का कन्यादान करते समय निम्नलिखित सीख देती है। बेटी को सुंदरता पर न रीझने की सीख दी है, यानी कहीं ना रीझना नहीं है आपको बिल्कुल भी। ठीक है, हाँ। कष्टों से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सीख दी है, अर्थात आग में न जलने की सीख दी है। बेटी को वस्त्रों आभूषणों के भ्रम में न पड़ने की सीख दी, अर्थात धन दौलत के आकर्षण से बचने की सलाह दी है, बचने की सलाह दी है। ठीक है, ये ध्यान रखना, ये जो आपको दिखाई दे रहा होगा, ऐसे नहीं दे रहा हो तो इसके सामने धन दौलत के आकर्षण से बचने की सलाह दी। ठीक है, तो पहली बात तो चेहरे पर रीझना नहीं है आपको, सुंदरता पर रीझना नहीं है, कष्टों से पीड़ित होकर आत्महत्या न करने की सलाह, मतलब आग से न जलने की सलाह दी है, और वस्त्र और आभूषण में न पड़ने की सीख दी है कि यह भ्रम होता है स्त्री का, तुम्हें इनमें बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। माँ ने कहा कि नारी यदि सरलता, भोलेपन और सौंदर्य के कारण बंधनों में न बंधे तो वह शक्तिशाली बन सकती है। माँ कहती है आप यदि अपने चेहरे पर नहीं रीझोगे, वस्त्र आभूषणों पर नहीं बंधोगे, तो आप एक शक्तिशाली नारी कहलाओगे। माँ ने कहा कि लड़की होना पर लड़की जैसी दिखाई मत देना। कहने का तात्पर्य क्या है, तुम लड़की हो, सीधी सादी हो, सरल हो, रहना, लेकिन इतनी सरली मत हो जाना कि आपका प्रत्येक व्यक्ति ससुराल में शोषण करे। आपको समझदार बनना है, जैसे परिवर्तन वो कर रहे हैं उसके अनुसार आपको परिवर्तन भी करना अपने आप में, और चालाक भी बनना है। ठीक है, तो ये था आपका कन्यादान कविता और अभ्यास प्रश्न। उम्मीद करता हूँ आपको बहुत ही अच्छे से समझ में आया होगा। फिर भी यदि आपको कोई भी दिक्कत आई तो कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। तो सभी को धन्यवाद, थैंक यू सो मच।